प्रशांत महासागर के विशाल और बेरंग जलराशि के बीच, जहां नीला आसमान गहरे पानी को चूमता है, वहां स्थित है एक छोटा सा, सुनसान पर अत्यंत मनोरम द्वीप, मैकवारी द्वीप। यह ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी तट से लगभग 1500 किलोमीटर दूर दक्षिणी महासागर के बीच में स्थित है। आज के समय में यह द्वीप एक ऐतिहासिक चेतावनी है, एक जीता जागता सबक है कि अगर हमने प्रकृति के नियमों के साथ छेड़छाड़ की तो इसकी सजा कितनी भयानक हो सकती है। लेकिन यह कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। शुरुआत में, यानी 1810 में, जब पहली बार कुछ यूरोपीय समुद्री यात्रियों ने इस द्वीप को खोजा, तो यह बिल्कुल अलग था। यह जीवन से भरा एक वन्यजीव स्वर्ग था। यहां लाखों पेंगुइन, हजारों फरसील और अनगिनत समुद्री पक्षियों का राज था। हरी भरी घासें, अजीब और दुर्लभ झाड़ियां और चट्टानी खड़ी ढलानें, यह सब उन जानवरों के लिए एक आदर्श निवास स्थान था। वहां कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं था, कोई भेड़िया, कोई बड़ी बिल्ली, कोई सांप, कोई चूहा, कुछ भी नहीं जो इस पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा सके। पक्षी बिना किसी डर के जमीन पर अंडे देते थे, सील धूप सेंकती थीं और वनस्पतियां अपनी रफ्तार से पनपती थीं। यह द्वीप शांति, जैव विविधता और प्राकृतिक सुंदरता का अप्रतिम उदाहरण था। लेकिन इस स्वर्ग पर मानव की नजर पड़ी और फिर जो हुआ, उसने इस द्वीप को पूरी तरह बदल कर रख दिया। 1810 के बाद इस द्वीप के बारे में जानकारी समुद्री व्यापारियों और शिकारियों तक पहुंची। यूरोपीय देशों, खासकर ब्रिटेन और अमेरिका के शिकारी फरसील की खाल की तलाश में दुनिया भर के दूर दराज इलाकों में जाते थे। और अमेरिका के शिकारी फरसील की खाल की तलाश में दुनिया भर के दूर दराज इलाकों में जाते थे। उस दौर में फरसील की खाल की बहुत मांग थी, क्योंकि इसका उपयोग महंगे कोट, टोपियां और जूते बनाने में होता था। मैकवारी द्वीप पर इतनी सारी सीलें देखकर शिकारियों की आंखें फटी रह गई। उनके लिए यह सोने की खान थी। शिकारियों ने बेरहमी से सीलों का शिकार शुरू कर दिया। हर दिन दर्जनों, फिर सैकड़ों सीलें मारी जाने लगी। उनकी खालें उतारी जाती, मांस छोड़ दिया जाता और लाशें समुद्र में फेंक दी जाती। यह क्रम इतना भयानक था कि 1919 तक मैकवारी द्वीप पर फरसील की संख्या इतनी कम हो गई कि वे विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई। जहां कभी हजारों सील धूप में लौटती थीं, वहां अब सिर्फ खाली चट्टानें और हड्डियां बची थी। यह एक जीवित प्रजाति का बेरहमी से कत्लेआम था। लेकिन इतना ही नहीं, इन शिकारियों का मनोरंजन भी अजीब था। खाली समय में वे सीबर्ड, समुद्री पक्षी और पेंगुइन का शिकार करते थे। कभी कभी सिर्फ मनोरंजन के लिए, तो कभी अपनी निशानेबाजी की कला दिखाने के लिए। इन अजीबोगरीब पक्षियों को वे पत्थरों से मारते, गोलियों से उड़ाते और कभी कभी उनके अंडे इकट्ठा करके खा जाते। इससे पक्षियों की प्रजनन दर पर भी असर पड़ने लगा था। हालांकि मुख्य त्रासदी अभी आनी बाकी थी। जब ये शिकारी जहाजों पर आते थे, तो उनके साथ कुछ और चीजें भी आती थी। जहाजी चूहे। उस समय के लकड़ी के जहाजों में चूहे आम समस्या थी। वे अनाज, रस्सियां और खाने का सामान खा जाते थे। लेकिन जब जहाज किनारे लगते, तो ये चूहे आसानी से रस्सियों या तख्तों के सहारे द्वीप पर उतर जाते। पहले पहले इन छोटे छोटे जीवों को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। वे बिल्कुल हानिरहित लगते थे। आखिरकार कुछ चूहों से क्या बिगड़ सकता है। लेकिन उन्होंने जो किया, वह किसी ने सोचा नहीं था। चूहे अपनी प्रकृति के अनुसार अत्यंत तेजी से प्रजनन करने वाले जीव है। एक मादा चूहा 21 से 25 दिनों में 6 से 12 बच्चे पैदा कर सकती है। और सबसे खतरनाक बात, ये बच्चे मात्र 4 से 5 सप्ताह में ही प्रजनन के लायक हो जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एक बार जब चूहों की एक जोड़ी ने अपनी आबादी बढ़ानी शुरू की, तो यह एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बन गई। एक वयस्क चूहा अपने जीवन काल में लगभग 6 महीनों के भीतर अपनी संतान के साथ मिलकर 500 से 1000 नए चूहे पैदा कर सकता है। अब जरा कल्पना करें, द्वीप पर इनकी संख्या कुछ ही वर्षों में लाखों में कैसे पहुंच गई होगी। और सबसे बुरी बात, द्वीप पर इन चूहों का कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं था। कोई उल्लू, कोई लोमड़ी, कोई सांप नहीं जो इनकी बढ़ती आबादी पर नियंत्रण रख सके। चूहों के लिए यह एक स्वर्ग बन गया। उनके पास बहुत सारा खाना था। पेंगुइन के अंडे, पक्षियों के बच्चे,
घास, बीज और द्वीप की अन्य वनस्पतियां। धीरे धीरे इन चूहों ने द्वीप की जैव विविधता को चट्टान की तरह खाना शुरू कर दिया। जिन पक्षियों ने सदियों से बिना किसी डर के जमीन पर घोंसले बनाए थे, वे अब असुरक्षित हो गए। एल्बाट्रोस, पेट्रेल, स्कुआ, ये सभी पक्षी जमीन पर या चट्टानों के नीचे अंडे देते थे। जब चूहे रात को सक्रिय होते तो वे पक्षियों के घोंसलों में घुसकर अंडे छट कर जाते, बच्चों को मार डालते और कई बार तो वयस्क पक्षियों को भी नींद में ही काटकर घायल कर देते। चूहों ने सिर्फ पक्षियों को ही नहीं बल्कि पूरी वनस्पति को भी नष्ट कर दिया। वे द्वीप पर उगने वाले दुर्लभ पौधों के बीज, नई कोपलें और फूल खा जाते थे। इससे पुराने पेड़ और झाड़ियां तो थीं, पर नए पौधों का जन्म ही नहीं हो पाता था। धीरे धीरे द्वीप हरियाली खोने लगा। जो कभी पेंगुइनों के लिए नर्सरी थी, वह अब एक उजाड़ जमीन बनती जा रही थी। शिकारियों ने पहले इस विनाश पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनका ध्यान सीलों पर था, लेकिन जब वे अपना खाने का सामान सुरक्षित रखते तो चूहे उसे खा जाते। उनकी रोटी, मांस, पनीर सब नष्ट हो जाता। तब उन्हें लगा कि अब कुछ करना होगा। चूहों के बढ़ते आतंक से परेशान होकर शिकारियों ने एक आसान सा समाधान सोचा। कुछ बिल्लियां ले आई और उन्हें द्वीप पर छोड़ दे। आखिर बिल्लियां तो चूहों की प्राकृतिक दुश्मन है ना? उन्होंने सोचा कि बिल्लियां चूहों को खत्म कर देंगी और उनका खाना भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन यही वह बिंदु था जब चीजें और बिगड़ गईं। बिल्लियों ने चूहों का शिकार तो किया, लेकिन बहुत कम, क्योंकि चूहे फुर्तीले थे और उन्हें पकड़ना मुश्किल था। इसके बजाय बिल्लियों ने आसान शिकार की तलाश में द्वीप के पक्षियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। पक्षी जो सदियों से बिना किसी खतरे के रहे थे, अब बिल्लियों से डरने लगे थे। बिल्लियां तेज थीं, फुर्तीली थीं और चट्टानों पर आसानी से चढ़ सकती थी। जहां पहले चूहे अंडे चुराते थे, वहीं अब बिल्लियां पूरे पक्षी को मारकर खाने लगी। वे घोंसलों को तहस नहस कर देती। एक अनुमान के अनुसार हर साल बिल्लियां 60,000 से अधिक समुद्री पक्षियों को मार डालती थी। धीरे धीरे बिल्लियों की संख्या भी बढ़ने लगी, क्योंकि उनके लिए भोजन की कोई कमी नहीं थी। इस द्वीप पर उनका कोई शिकारी नहीं था। अब यहां 3 संकट थे: चूहे, बिल्लियां और पक्षियों का खात्मा। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। शिकारियों ने अपनी लंबी यात्राओं के लिए खाने का एक और स्रोत सोचा: खरगोश। खरगोश कम जगह में पाल लिए जाते थे। उनका मांस खाया जा सकता था और उनकी खाल का भी इस्तेमाल होता था। इसलिए कई जहाजों के साथ खरगोश भी मैक्वारी द्वीप पर लाए गए। शिकारियों ने सोचा कि अगर ये खरगोश यहां वंश बढ़ा ले तो उनके पास हमेशा ताजा मांस उपलब्ध रहेगा। लेकिन इस बार भी यही गलती हुई। द्वीप पर खरगोशों का कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं था। बिल्लियां तो थीं, पर वे भी खरगोशों का शिकार करने में सक्षम थी। लेकिन बिल्लियां उन्हें पूरी तरह खत्म नहीं कर पाती, क्योंकि खरगोशों की प्रजनन दर चूहों से भी तेज थी। एक मादा खरगोश 1 माह में 6 से 12 बच्चे दे सकती है और ये बच्चे मात्र 4 महीनों में ही प्रजनन करने लायक हो जाते हैं। यानी एक खरगोश 1 साल में सैकड़ों नई संतान पैदा कर सकता है। जल्द ही द्वीप पर खरगोशों की संख्या 1 लाख से ज्यादा हो गई। अब यहां 4 समस्याएं एक साथ थी: चूहे, बिल्लियां, खरगोश और अब पक्षियों का समाप्त होता जीवन। खरगोशों ने द्वीप की वनस्पति को बेरहमी से चरना शुरू कर दिया। वे हरी भरी घास, झाड़ियां, छोटे पौधे और यहां तक कि पेड़ों की जड़ों को भी नीचे से कुतर कुतर कर खा गए। इससे मिट्टी ढीली हो गई और उसकी पकड़ कमजोर पड़ गई। अब बारिश या हवा से मिट्टी बहने लगी। भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई। साल 2006 में द्वीप के पूर्वी हिस्से में एक बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ, जिसमें सैकड़ों पेंगुइन दबकर मर गए। जो पक्षी पहले खरगोशों द्वारा नष्ट की गई झाड़ियों में छिपते थे, वे अब बिल्कुल खुले में थे, बिल्लियों और चूहों के लिए आसान शिकार। जैसे जैसे खरगोशों ने सारी हरियाली खाई, द्वीप बंजर रेगिस्तान जैसा दिखने लगा। जो कभी घास से भरा स्वर्ग था, वह अब धूल और उजाड़ भूमि में बदल गया। 15 से 20 प्रजातियों के पक्षी पूरी तरह विलुप्त हो गए। एल्बाट्रोस और पेंगुइन की कई उप प्रजातियां इस द्वीप से हमेशा के लिए